हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रितेश स्मार्ट स्टडी। बिहार एसएससी के एग्ज़ाम्स में मैथ का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। मैं यहाँ मैथ का थर्ड प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जिसमें 20 प्रॉब्लम्स हैं जिसे मैं यहाँ सोल्व करवाऊँगा। एग्ज़ाम में इसी तरह के मैथ्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं जिसे आप प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बिना समय गंवाए हम लोग अपने मैथ सेट 3 को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। छह क्रमागत संख्याओं का योग 267 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्रमागत संख्या तो आप समझते ही हैं, कंसेक्यूटिव नंबर सब 1 2 3 4 5 6। तो इसका देखिए योग दिया हुआ है छह क्रमागत संख्याओं का 267। तो हम लोग 267 का औसत ले लेंगे। औसत कितना होगा 267/6। इसका औसत कितना होगा लगभग 44.5 आएगा। ये देखिए 44.5 मान लेते हैं कि 44.5 यहाँ पर है। तो उससे पहले क्या नंबर आएगा हमारा 44। हमारा 6 क्रमागत संख्या यानी 3 संख्या इसके पहले आएगी, 3 क्रमागत संख्या उसके बाद आएगी। इसके बाद हो जाएगी 45 46 और 47। और उससे पहले क्या आएगी 44 43 और 42। इस तरह से हमें 6 संख्या हमें मिल गई। और हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है 42। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अगर इसे हम लोग लॉन्ग टर्म से बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें 1 से 100 के बीच की सम संख्याओं का सम लेना पड़ेगा। उसके बाद उसे नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड करना होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा होगा औसत क्या होगा इसका। तो फार्मूला क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट इवन नंबर है 1 से 100 के बीच में, फर्स्ट इवन नंबर प्लस लास्ट इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इवन नंबर क्या होगा हमारा 1 से 100 के बीच में 2 और लास्ट क्या होगा 100। इसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 102 51। हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आप आसानी से जल्दी से सॉल्व कर लेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 4 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो हमें इसे चाहेंगे तो उसे x + y मान के 36 लिखेंगे, उसका अंतर निकालेंगे, फिर x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इससे उसके लिए भी मैं एक फार्मूला दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपको उतना निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। अगर बड़ी संख्या निकालनी है, अगर ग्रेटर नंबर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, संख्याओं का योग, संख्याओं का जो योग होगा, संख्याओं का जो योग होगा का योग प्लस संख्याओं का अंतर डिवाइड बाई 2। तो आपको डायरेक्ट ही सबसे मतलब इसमें जो बड़ी संख्या होगी वो मिल जाएगी। कितनी होगी 36 + 4 डिवाइड बाई 2 = 20। हमारी बड़ी संख्या आ गई। और इसी तरह अगर छोटी संख्या निकालना चाहते हैं तो हम उसके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। इसमें आपको सिर्फ छोटी संख्या निकालने के लिए सिर्फ माइनस का साइन देना होगा। तो 36 - 4/2। तो हमारा क्या आ जाएगा 32/2 16। तो छोटी संख्या हमारी क्या आ जाएगी 16। हमें निकालना क्या है बड़ी संख्या। तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप डायरेक्ट ही इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये जो दिया हुआ है 13/17, 21/25, 14/28, 19/23 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पर हमारा चारों ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो देखिए इन सभी संख्याओं में जो न्यूमरेटर है और डेनोमिनेटर है यानी अंश और हर के बीच में जो डिफरेंसेस है वो क्या है 13 और 17 है। दोनों के बीच में डिफरेंसेस हमारी कितनी आती है 4। 21 और 25 के बीच में डिफरेंसेस क्या है 4। 14 और 18 के बीच में डिफरेंसेस 4 है। और उसी तरह से 19 और 23 के बीच में डिफरेंसेस 4 है। जब डिफरेंसेस अंश और हर की बराबर होती है यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की बराबर होती है तो हमारी जो बड़ी संख्या क्या होती है
जिसकी न्यूमरेटर सबसे बड़ी होती है या जिसकी डेनोमिनेटर सबसे बड़ी होती है। तो इसमें से सबसे बड़ी न्यूमरेटर किसकी है या डेनोमिनेटर 21/25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हमें चेक करना है कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के बीच में डिफरेंसेस क्या इक्वल है। अगर इक्वल है तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह जिसकी न्यूमरेटर ज़्यादा होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21/25। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 5वें क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान पर और अपनी आय का 1/5 कपड़े पर व्यय करता है। उसके पास अभी भी 400 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय कितनी होगी। तो हमें सारे खर्चे दिए हुए हैं और हमें आय निकालनी है, बचत भी दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि हमारा आय है x, तो खर्चे कितने होंगे। खर्चे हमारे भोजन पे हैं 1/3, मकान पे हैं 2x/5 और कपड़े पे हैं x/5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। जो ये बचेगा वो हमारा क्या होगा आय, और ये सब खर्च, तो हमारा बचेगा बचत। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। x/15 और हमारा बचत दिया हुआ कितना है 400 रुपया। यहाँ पे 400 से इसे इक्वेट कर देते हैं। तो हमारा जो आय है कितना हो जाएगा 6000 रुपीज़। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। काफ़ी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि व्यय न बढ़े। तो इसे हम लोग बेसिक तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे ट्रिक से एक फार्मूले के थ्रू आपको बनाकर दिखाता हूँ, जिससे आप आसानी से एग्जाम में बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है परसेंटेज कमी। हमें कितनी खपत में कमी करनी होगी परसेंटेज कमी, उसका एक फार्मूला है इक्वल टू 100 इंटू प्रतिशत वृद्धि डिवाइड बाई 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। बस इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 इंटू 50 डिवाइड बाई 100 प्लस 50। इसे सॉल्व कर लेंगे 300 तो हमारा कितना हो गया 33 पूर्णांक 1/3। तो हमारा आंसर भी आ गया। इस फार्मूले को थ्रू आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 7वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि होती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले हम शंकु का आयतन का फार्मूला लिख देते हैं 1/3 पाई r²h, यानी कि यहाँ पर हमारा कांस्टेंट जो है 1/3 पाई कांस्टेंट है। अब वेरिएबल हमारा क्या है 2r है और एक हाइट है। तो मान लिया हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि सबकी वैल्यू 10 थी, 10 मीटर थी या 10 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं। जब उसकी 10% वृद्धि हुई तो 10 की 10% क्या होगी 1, जिसे हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 11, क्योंकि दोनों में 10% की वृद्धि होती है। हम लोग दोनों तीनों को वैल्यू कंसिडर कर लिया 10 10 10, तो उसकी वृद्धि भी हमारी कितनी हो जाएगी 10 से 11 हो जाएगी। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीनों को, तो हमारा आता है 1000 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 1331। अब हम लोग इसके प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 1331 माइनस 1000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 कर देंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 शून्य कट जाएगा। इस तरह से हम लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वें क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 2 मेज 1350 रुपये में खरीदता है। एक पर उसे 6% हानि एवं दूसरे पर 7.5% लाभ होता है। सौदे में उसे न लाभ हुआ न हानि। 6% हानि वाले मेज की लागत बताए। तो देखिए जब उसे सौदे में लाभ ना हानि हुआ, यानी 6% पर जितने रुपये की उसे हानि हुई होगी उतने ही 7.5% पर उसे लाभ हुआ होगा। तो दोनों का भी नंबर जो होगा बराबर होगा, दोनों का रुपीज़ बराबर होगा।
तो 6% पे जो हमें हानि हुई है वो 7.5% पर लाभ के बराबर होगा, और लाभ का हमारा बराबर होगा। तो जो हानि वाले जो मेज होगा उसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, हानि और लाभ कितना हो जाएगा, 7/6%। 5/4 आ गया, इसे हम लोग रेशियो में 5/4 ले सकते हैं। तो ये जो आया पहला वाला वो 6% हानि पे आया, और ये 4 जो आया वो 7.5% लाभ वाला आया। तो इसे हम 1350 में जब इसे मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा वैल्यू आ जाता है कि कितने पैसे हम लोग क्रय किए थे। कितना हो जाएगा, 5/9, दोनों को ऐड कर देंगे, वैसे डिवाइड कर देते हैं। ₹750। देखिए इस तरह से हम लोग बहुत ही एक ट्रिक से आराम से बना लिए। इसी तरह से आप भी एग्ज़ाम में बनाएं ताकि आपका समय का बचत हो और बहुत जल्दी से इसका सोल्यूशन पा लें। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अपने 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु के से आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है। तो ये रेशियो बेस्ड आपका एज का प्रॉब्लम है, जिस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसे आप जाकर पूरा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे किस ट्रिक के थ्रू मैंने बनाया है। तो पहले मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ उसे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि व्यक्ति की आयु उसके माता की आयु का 2/5 है, यानी माता और उस व्यक्ति की आयु का जो रेशियो होगा क्या हो जाएगा हमारा, 5:2। 2/5 यानी 2 उस व्यक्ति की है और 5 उसकी माता की है। और 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आधी हो जाएगी। आधी होने का मतलब अगर माता की आयु 2 होगी तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं कोई क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के थ्रू, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। अब इसे लिख देंगे, क्या आ जाएगा, 5 × 1 5 - 4 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 × 1 8। इस तरह से कर सकते हैं, 8 × 16 - 8 × 1 8। तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, तो हमारा क्या आ जाएगा 40। यही हमारी माता की जो हो उसकी माता की वर्तमान आयु होगी 40। बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए। तो इसका अब चलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो की ओर। 10वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा वो पुत्र की आयु है क्रमशः। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने के लिए पहले क्या देखेंगे, उन व्यक्ति और उसके पुत्र का आयु का योग 45 था। लिख लेंगे, कंसिडर कर लेते हैं कि व्यक्ति का आयु x था और उसके पुत्र का आयु y था। 5 वर्ष उनके आयु का गुणनफल उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना था। 5 वर्ष पूर्व देखिए, 5 वर्ष पूर्व, दोनों का 5 वर्ष पूर्व हम लोग लेंगे, दोनों का गुणनफल बोल रहा है कितना होगा, उस व्यक्ति की आयु के 4 गुना था 5 वर्ष पूर्व। हमारा 5 वर्ष एक क्रॉस हो जाएगा। हमारा क्या आंसर आएगा, y = 9। तो इसे हम लोग इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, और इसे पुट कर देंगे पहले वाले इक्वेशन में। तो हमारा क्या आ जाएगा, x + 9 = 45, तो x = 36 हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसे आसानी से आप सोल्व कर लेंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 11वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 का पावर x = 4 का पावर y और 8 का पावर z। तो इसका वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू हमारा क्या होगा। तो हम देखते हैं 2 का पावर x है,
तो 4 का पावर बाई है, यानी इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 का पावर 2 बाई, और 8 का पावर जेड, यानी इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 जेड। यहाँ पर देखते हैं 2 2 2 नीचे बराबर हो गया, यानी कि हम लोग पावर जो है उसे इक्वेट कर सकते हैं। इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक वैल्यू के, तो हमारा एक्स का वैल्यू आएगा के, बाई इक्वल टू आ जाएगा के डिवाइड बाई 2, और जेड का वैल्यू आ जाएगा हमारा के डिवाइड बाई 3। अब इसे हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये वाले इक्वेशन में क्या हो जाएगा 2k प्लस के बाई 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये भी 2k हो जाएगा, प्लस 6z, इसमें हो जाएगा ये भी हमारा 2k ही हो जाएगा, इक्वल टू 24/7। हमारा क्या हो जाएगा 3/2k 24/7 8। के का वैल्यू हमारा कितना आ गया 7/16। इसे हम जेड वाले वैल्यू में पुट कर देंगे 7/16, और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 48। ये बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 का पावर -1/2। तो देखिए जब पावर हमारा माइनस में होता है तो हम उसे क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। तो 1/2 का रिवर्स क्या होगा 2। अब 2 का पावर हमारा क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा ये √2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसके विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट देने के लिए दिए जाने पर विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 20 एक्स है, उस पर अगर हम लोग 20% छूट देते हैं, यानी बचता कितना है 80% बचता है अंकित मूल्य का, तो कितना हो जाता है 24। जो 20% छूट है तो वो देने के बाद हमारा जो बचता है मूल्य 80% बचता है, तो इसे इक्वेट कर देंगे 24 गुना 5/4 30 आया। अब क्या लिखा हुआ अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर, हमारा अंकित मूल्य तो निकल चुका है, इस पर अगर हम 30% छूट देते हैं तो कितना रुपये बचेगा, छूट देने के बाद कितना बचेगा 70%। डायरेक्ट 70% से हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया 21 रुपीज़। तो हमारा आंसर मिल गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 90% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। तो मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक दिखा देता हूँ कैसे बनाना रहता है इसे। जैसे अंकित मूल्य 15% छूट दिया जाता है, यानी कि अब छूट देने के बाद हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सेल प्राइस हम लोग क्या हो जाएगा 85। अगर मैं इसे 100 कंसिडर कर लेता हूँ तो, और ये जो हमारा 15% छूट देते हैं तब अंकित मूल्य वाले पे, और अगर हम क्रय मूल्य पर 19% लाभ कमाने के लिए जब देखते हैं तो उस समय सेल प्राइस हमारा कितना हो जाएगा। अगर उस समय भी कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है, तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा 119। ये हमारा 19% लाभ वाले का था। अब बस हम लोग जो क्रय मूल्य वाले जो हमारा विक्रय मूल्य आया है 119, उससे हम लोग अगर अंकित मूल्य वाले विक्रय मूल्य को डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह से हम लोग इसे सोल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है ये। $140, जिसमें से हमें 140 रुपये दाम रखना पड़ेगा, 100 रुपया घटा देते हैं, यानी हमें 40% अधिक मूल्य रखना पड़ेगा। तो बस इसमें हमें करना क्या रहता है, जो हमारा अंकित मूल्य पर छूट रहता है उसे हम लिख लेते हैं। 15% छूट है तो हमें 85 हो गया, और क्रय मूल्य पर अगर 19% लाभ कमाना है तो उसे ऐड कर देते हैं, 119 हो जाता है, और दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, क्रय मूल्य वाले विक्रय मूल्य को, और अंकित मूल्य वाले विक्रय मूल्य को हम लोग डिवाइड करके उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें आ जाता है 140। हमें उसका दाम रखना होगा जब क्रय मूल्य हमारा 100 होगा। अब उसे 100 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो हमारा बचता है वो हमारा प्रतिशत अधिक मूल्य हो जाता है। तो चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर।
15वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है। यह धनराशि कितनी होगी? तो इसका मैं फार्मूला बता देता हूँ। इसका फार्मूला क्या होगा? P इंटू, जब भी 2 वर्ष का अंतर है तब यह फार्मूला हमारा यूजफुल होगा। इक्वल टू डिफरेंसेस ऑफ चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट रहेगा उसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या है? अंतर दिया हुआ है 40 रुपये। प्रिंसिपल हमें निकालना है। रेट हमारा दिया हुआ है 10%, 10/100 स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? 10/100। तो हमारा पी क्या आ जाएगा? 4000 रुपये। जब भी आपको 2 वर्ष का डिफरेंसेस दिया रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तब आप इस फार्मूले का हमेशा यूज करेंगे। ये जो हमारा फार्मूला है P/R/100 का स्क्वायर इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? तो इसमें देखिए हमारा अमाउंट क्या है? मिश्र धन जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 और पावर टाइम माइनस P। प्रिंसिपल हमारा 6000 है और टाइम हमारा दिया हुआ है, रेट हमारा है 10% और टाइम हमारा कितना दिया हुआ है? 1.5 वर्ष, यानी से 3/2 भी लिख सकते हैं। आप प्रिंसिपल से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6000। अब देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जो 1.5 वर्ष है उसे हम लोग 1 + 1/2 लिखेंगे तो हमारा जो पावर होगा क्या हो जाएगा? 2 बार में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, 10/1 + 10 पावर हाफ माइनस 6000। इसको हम लोग लिख देंगे 11/10। और यहाँ पे क्या हो जाता है? ये जो पावर है ये आ जाकर 10 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 5/100 माइनस 6000। अब देखिए क्या होगा? 11/10 गुना कितने हो जाएंगे? 20 और 21, 21/20 और इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 6000 से। देखिए क्या सोल्व करने से आता है। नीचे में हमारा 20 × 10 है, इसे काट देंगे, इसे भी काट देंगे, 30। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 30 × 11 × 21, कितना आएगा? 6930। उसे फिर 6000 से इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 930 रुपया। हमारा आंसर आ गया सी नंबर। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पर पावर 1/2 आता है तो इसे जो टाइम को है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके रेट से। 10 को हम लोग यहाँ पर कैसे से मल्टीप्लाई कर दिया? हाफ से। तो कितना आ गया था? 5। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने 5 लिख दिया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किसी धनराशि पे एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज का अनुसार 900 तथा 954 है, वह धनराशि कितनी है? तो 2 वर्ष वाले में हम लोग जो निकालते हैं, एक फार्मूला है हमारे पास 2 वर्ष वाले के लिए। वह क्या है फार्मूला? P × rate/100 स्क्वायर इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 900 है, 954 है और सिंपल इंटरेस्ट 954 है। तो कितना हो जाएगा डिफरेंस है? 54। यहाँ पे हमारा ना प्रिंसिपल दिया हुआ ना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इसे हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। अब ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है 900, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर P/R/T डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है? 900। वहाँ से हमें P/R का मल्टीप्लिकेशन वाला वैल्यू मिल जाएगा। टाइम हमारा दिया हुआ 2 वर्ष। सॉल्व करेंगे P/R कितना आ जाएगा? 50 से काट देंगे 45 और इस पे हमारे 3 जीरो आएंगे।
अब यही वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। पी इंटू आर में पी इंटू आर का स्क्वायर है, पी आर का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 45,000 इंटू आर डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल टू 54। हम 3 जीरो काट देंगे इससे, यहाँ पे ऐसे से भी काट लेंगे। 9 6 रेट हमारा आया 12%, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था और धनराशि क्या हो गया, यानी प्रिंसिपल निकालनी है। जो हमारा दूसरा इक्वेशन था उसमें वैल्यू पुट कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो हमारा पी आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 12 से अब डिवाइड कर देंगे, 45 है ये। ₹3750। इस तरह से हम लोगों ने इसे सोल्व कर लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये हमारा ऑप्शन डी होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है तथा 20 कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 2/5 भाग काम करने में लगता है 12 दिन, तो एक भाग करने में कितना समय लगेगा, 12 इंटू 5/2 कितना हो गया, 30 दिन। इसी तरह से 3/4 काम करने में उसे लगता है 15 दिन, तो एक काम करने में कितना लगेगा, 15 गुना 4/3 सिंपल है ये, 20 दिन। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 1/30 प्लस 1/20 सोल्व कर दीजिए इसे आसानी से। 62 प्लस 3 5/60, इसे उल्टा कर देंगे, पहले काट देते हैं 12, हमारा आंसर कितना आ गया उसे रिवर्स कर देते हैं 12 डेज। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर देते हैं तो ये अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए दोनों की कार्य क्षमता क्या है, ए और बी की कार्य क्षमता 1 और 2 है। ए दुगनी है तो ए की कार्य क्षमता दुगनी है बी के रेशियो में। अगर कार्य क्षमता दुगनी होगी तो वह उससे कम दिन लेगा, तो इसका जो नंबर ऑफ डेज होता है वो रिवर्स हो जाता है। नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, ए और बी द्वारा नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा। अगर ए का कार्य क्षमता 2 है, बी का कार्य क्षमता 1 है, तो नंबर ऑफ डेज कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ डेज की रेशियो कितनी हो जाएगी कि रिवर्स हो जाएगी। यानी कि अगर ए x दिन में काम करेगा तो बी 2x दिन में काम करेगा। ए हमारा अगर x दिन में काम करता है तो बी हमारा 2x डे में उतना ही काम करेगा। तो हमें लिखा हुआ है 21 दिन में काम समाप्त हो जाता है। सोल्व कर देते हैं इसे। 2 + 1 21 कितना हो जाएगा, 63/2 31 पूर्णांक 1/2। तो देखिए इसमें क्या देखा हम लोगों ने कि जिसकी कार्य क्षमता दुगनी हो गई या ज़्यादा होगी वो उससे नंबर ऑफ डेज कम लगेगा। यानी यहाँ पे अगर कार्य क्षमता ए की दुगनी थी बी से, तो उसे नंबर ऑफ डेज उससे आधी लगेगी। यानी ए को अगर नंबर ऑफ डेज काम करने के लिए x दिन लगेगा तो बी को उससे डबल लगेगा, यानी ए को बी से आधी लगेगी। बस इस तरह से हम लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 20 दिन का कम समय लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। तो देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर ए और बी में अगर ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तो उन्हें नंबर ऑफ डेज कितनी लगेगी, रिवर्स ऑर्डर में 1:2। यानी ए अगर x दिन में काम करेगा तो बी 2x दिन में काम करेगा। आप क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखा हुआ है, बी से 20 दिन कम लेती है, तो हमारा क्या होगा, बी का 2x दिन लगता है और ए को हमें x दिन लगता है। दोनों की डिफरेंसेस क्या होगी, 20 से, यानी कि x का वैल्यू हमारा 20 आ गया। तो अगर ए का
एक्स का वैल्यू 20 है, यानी कि ए को काम करने में अगर 20 दिन लगेगा तो बी को हमें काम करने में 40 दिन लग जाएंगे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को मिला कितने दिन लगेंगे 40 3/40 कितना हो जाएगा। इसे हम लोग रिवर्स लिख लेते हैं, 40/3 13.1/3 दिन। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। अगर दोनों की कार्य क्षमता, अगर एक की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है तो उसे नंबर ऑफ डेज क्या लगेगी, कम लगेगी। एक दिन, अगर ए को 1 दिन काम करने में लगेगा तो बी को 2x दिन काम करने में लगेगा। यानी इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन को सोल्व किया तो हमारा आया 20, यानी ए को अगर 20 दिन लगता है तो बी को 40 दिन लगेगा। बस इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 20 क्वेश्चनों का सेट कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे प्रॉब्लम्स समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।